हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो देखा है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी प्रोविज़न था उसको लगभग हम देख देख चुके हैं, जिसमें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाता है। तो उसमें जो जितने भी प्रोविज़न थे वो देखनी है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो एक टॉपिक आता है भाई। मतलब क्वेश्चन उठता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे वो आप हिस्ट्री में के पार्ट में आप पढ़ सकते हैं उसको बढ़िया से। हिस्ट्री में जब स्टार्ट होता है फिर वहीं से अगस्त ऑफर आया, उसके बाद से क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, उसके बाद 1946 का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर इंडिया का डिवीजन। ये सारे ये जो भी टॉपिक है उसको आप हिस्ट्री में अच्छे से देख सकते हैं। तो हम अभी जो देख रहे हैं आज आज जो मेन टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे इसमें कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मतलब फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब कुछ विशेषता तो होगी है जी। हाँ, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का अपना है कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन नहीं है फिर भी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वर्ल्ड में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कुछ तो विशेषता होगी। तो मेन होता है कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया जाता है, सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, उसे समाज के लिए बनाया जाता है, उस समाज के लिए बनाया जाता है। और ये समाज जो है वो यहाँ के हर एक कंपोनेंट से क्या होता है कि वो इफेक्टेड रहता है। ठीक है, यहाँ से हर एक कंपोनेंट ये इस समाज को इफेक्ट करता है। ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ के जो क्लाइमेट है वो इस समाज को, इस सोसाइटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक, तो इस सोसाइटी के लिए रिस्पेक्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। समझ गए। तो उसी तरीके से मान लो कोई दूसरा कंट्री है, ठीक, तो वहाँ का जितने भी कंडीशंस हैं वो वहाँ के सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, फिर उस सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इसीलिए हर एक वर्ल्ड में हर एक कंट्री का कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स होता है। ठीक, जैसे कि अब हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है फर्स्ट फीचर्स में कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। ठीक, वन ऑफ द बिग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, जो भी कहे मतलब ये कहे एक एलिफेंटिक साइज का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है आप ये देख सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा या एलिफेंटिक साइज का क्या है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये एक एक पे सैलिएंट फीचर में तो ये हो गया। तो इसके रीजन में यदि आप देखोगे तो एक रीजन तो ये है कि जो भाई हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी बहुत है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी बहुत है। तो हर एक सोसाइटी के हर एक पार्ट्स को वो भी, जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एसटी है, ठीक है, एससी है। एससी एसटी क्या है, ये कि एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो एससी एसटी के लिए क्या है, बहुत सारे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग है। यदि ये नहीं रहता, एक एक यूनिफॉर्मिटी रहता है, जो मतलब सारे लोग एक ही हैं, सेम मतलब ये यूनिटरी वाले सिस्टम में है, मतलब एक ही है। उसमें कोई ट्राइब्स नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है कास्टिज्म ये नहीं रहता। तो क्या होता है, इनके लिए अलग प्रोविजन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, जैसे मान लो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रहने के लिए ट्राइब्स होते हैं। तो ट्राइब्स के लिए यदि फॉरेस्ट उतना मतलब ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उसमें लोग नहीं रहते, ठीक, ट्राइब्स नहीं होता। तो फॉरेस्ट कहाँ से आता है, क्लाइमेट की वजह से। ठीक, क्लाइमेट के और की वजह से और आपका लैंडस्केप की वजह से। तो ये यदि लैंडस्केप और क्लाइमेट में डाइवर्सिटी नहीं होती, तो फॉरेस्ट नहीं होता उतना ज़्यादा, फिर ट्राइब्स नहीं होते, तो क्या क्लाइमेट इफेक्ट किया कि नहीं किया, तो उसके वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसके वजह से देख सकते हैं। उसके बाद ये है, देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन क्या है कि भाई सबका अपना अपना एरिया जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो भाई जो स्टेट है वो स्टेट शेड्यूल है, सेंट्रल का सेंट्रल शेड्यूल हो गया और कंकरेंट हो गया। ठीक है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, राज्य सूची, संघ सूची एंड
समवर्ती सूची, ठीक। तो सबका जब विषय को अलग अलग बांट देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली है कि बड़ा होगा, समझ गए। तो ये सब एक बहुत सारे कारण है। तो हाँ, ये सब कारण मान के हम कारण को मान सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, ठीक है। दूसरा, यदि कारण देखोगे तो हमारा हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, वो तो आप देखे हैं कि जहाँ से हम पढ़े हैं, 1773 से लेके 1935 तक। तो इस ये इसमें बहुत सारा ऐसा प्रोविजन था, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए, उसको एक्यूमुलेट करते चले गए, उसको जोड़ते चले गए। तो ये भी रीज़न है जिसमें कि मतलब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से भी है। यदि ऐसा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जो बैगेज है उसको लेकर हम आगे नहीं बढ़ते, तो भाई न्यू फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते, ठीक। यदि हम देखें तो ये देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बनाया गया था, कि तो उसमें बनाने के में जितने भी थे वो बड़े बड़े लॉयर थे, लॉयर को साथ में लेके। बट इट इज़ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बिग एंड सो एलिफेंटिक। एक क्रिटिकल व्यू है भाई, जो लॉयर को हम लेके आए इसकी वजह से हुआ था, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो यदि हम इस संविधान के अपनी विशेषता के बारे में देख लिए, ठीक है, सैलिएंट फीचर में दूसरा यदि फीचर्स देखोगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फीचर्स आप यदि देखेंगे तो उसमें ये है कि जब भाई हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाए हैं, वो वर्ल्ड में जो बेस्ट एक्सपीरियंस था, वर्ल्ड में जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जो बेस्ट थिंग रहा, उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ते चले गए। जैसे कि देखोगे, अमेरिकन से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया, वहाँ का जुडिशरी लिया, वहाँ का जुडिशरी लिया, वहाँ का हम फंडामेंटल सिस्टम वाला लिया, ठीक है। जैसे कि रसिया से भी हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटी लिया, ठीक। ब्रिटिश से ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिए। तो मतलब जो इंडियन के सोसाइटी के लिए जो फिट लगा, जो भाई हमारे सोसाइटी में ये अच्छा रहेगा, तो उस चीज़ को हम लेते गए। जैसे कि अमेरिकन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं लिए, हम क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिए। फिर अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या अमेरिकन सिस्टम के अंदर क्या है, जुडिशरी है, हाँ? तो जुडिशरी और टोटल सेपरेशन ऑफ पावर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब भाई। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम टोटल सेपरेशन ऑफ पावर और ब्रिटिश, ये दोनों के बीच वाला लिए, ठीक। तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में भी है, जो भाई जुडिशरी अपना काम करेगा, पार्लियामेंट अपना काम करेगा, मतलब लेजिस्लेटर अपना काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। लेकिन क्या है, एक एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम को हम लेके चले। तो हम लोगों ने जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वर्ल्ड का, उस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम उसको लेकर फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए। यदि हम देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो एक फिलोसफिकल पार्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि फिलोसफिकल पार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, और ये आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको ये हो गया मूल अधिकार, और दूसरा ये है गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ये दोनों चीज़ हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये हो गया आपका यूएसए से लिए, और दूसरा ये हम कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका और आयरलैंड से लिए। बहुत सारा पार्ट हम ब्रिटेन से लिए, वो आपको पता ही है, तो उसको हम देख सकते हैं। तीसरा, यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की यदि विशेषता को देखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो बहुत सारे ऐसा प्रोविजन है जिसको केवल मतलब रिजिड वे से उसको संशोधन या उसमें हम चेंज कर अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जिसमें कि हम क्या चाहते हैं, हमें टू थर्ड ऑफ पार्लियामेंट का चाहिए मेजोरिटी, उसके बाद आधे से स्टेट का, मतलब आधा स्टेट, जैसे कि मान लो हमारे इसमें मान लो 30 स्टेट है, तो उसमें से 50% स्टेट जब उसको सपोर्ट करेगा, तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है कर सकेंगे। और कुछ ऐसा भी है जिसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि देखो, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जैसे कि मान लो कि जो अपर हाउस है उसमें
अपर हाउस में जो राज्यसभा होता है तो उसमें कितना मेंबर होगा, किसका किस स्टेट का किसको घटाना बनाना। तो ये जो होता है ना, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के अंदर, तो ये फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। तो यदि इसको करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें इस तरह का अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या, ये एक रिजिड वे के थ्रू होगा, ठीक। और सिंपल मेजोरिटी, मान लो कि कोई किसी स्टेट को बनाना है या किसी स्टेट के बाउंड्री को बड़ा करना है छोटा करना है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। तो दिस इज ए प्रोविजन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का बीच में काम करता है। बहुत सारे प्रोविजन है। यदि चौथा प्रोविज़न देखेंगे हम मतलब चौथा फीचर देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी के तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। बल्कि यदि हम इसका वो देखें, कॉन्सेप्ट देखें, या जो कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के बारे में, इट इज़ ए फेडरल स्टेट के बारे में कहा जाता है जो भाई फेडरेशंस है। और लेकिन ये यूनिटी की तरफ झुका झुका हुआ। अब देखिए फेडरेशन, ये फेडरल स्टेट मतलब क्या हो गया जी भाई, जो पावर का कंसंट्रेशन नॉट ओनली इन वन हैंड, मतलब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ही पावर, टोटल पावर का कंसंट्रेशन नहीं है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्टेट है सबको अपना अपना पावर मिला हुआ है, उसका अपना अपना दायरा है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है स्टेट को, ठीक। तो ये होता है फेडरल सिस्टम में। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, टोटल पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि भाई इंडिया एक फेडरल स्टेट है लेकिन यूनिटरी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। फेडरल स्टेट कैसे, जैसे कि मान लो जो स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट दे रखा है जो भाई 61 सब्जेक्ट है, उसमें आप बना सकते हैं, आपका लॉ बना सकते हैं, ठीक। समझ गए। तो स्टेट लिस्ट में बना सकते हैं, तो इसका मतलब स्टेट को इतना पावर दे रखा गया है। तो ये क्या है, फेडरेशंस का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक। सेंट्रल लिस्ट कितना है, 97 के लगभग है। और कंकरेंट में क्या है, 100 के लगभग है। आई एम नॉट एग्जैक्ट क्या कितना है नंबर। तो ये है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो था है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न है जब हम पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई स्टेट कोई ऐसा कानून बनाएगा जो सेंटर के अगेंस्ट जाएगा, तो वो फिर सेंटर का कानून उस पे मतलब सेंटर के कानून को माना जाएगा, नोट स्टेट के कानून को नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप जैसे यूनिटरी का यदि प्रोविज़न देखोगे, यूनिटरी का एग्जांपल देखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के है अंतर्गत देखोगे, तो ये चीज़ है कि भाई जो जैसे कि इमरजेंसी लगाने का पावर सेंटर के पास में है, ठीक। इमरजेंसी के पावर, गवर्नर बहुत इंटरफेरेंस करता है। तो ये सब चीज़ यूनिटरी का एग्जांपल दिखाता है। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये सब एक यूनिटरी का चीज़ दिखाता है। उसके बाद जैसे देखो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हो गया, जैसे IAS IPS होता है, तो वो क्या यूनिटरी, क्योंकि IAS IPS का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक। हाँ, उसका ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो स्टेट के पास में पावर नहीं है कि स्टेट कभी इसको हटा नहीं सकता, ये SIPS को हटा नहीं सकता है। स्टेट में ठीक है, चलो भाई ट्रांसफ़र कर दिया इधर से उधर कर सकता है, लेकिन उसके पास में ये नहीं पावर है कि उसे हटा दे, उसको अपने पद से, उसकी जो पोजीशन है उससे उसको रिमूव कर दे, ये पावर नहीं है। तो ये क्या है, यूनिटरी का एग्जाम्पल है। फेडरल एग्जाम्पल आप देख लिए, ठीक। तो दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा यदि हम देखेंगे तो हमारे सरकार का क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, पार्लियामेंट्री संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो भाई यहाँ पे डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो दोनों है। डी फैक्टो हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो मतलब क्या हो गया, जो भाई जो एक्चुअल में काम करता है। डी ज्यूरे में क्या हो गया, अच्छा भाई जो नाम के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट है, तो भाई जो भी काम करेगा एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होगा प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होगा। लेकिन जो भी होगा वो किसके थ्रू होगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, उनके बाद होगा। तो ये है हमारे देश का सरकार का संसदीय स्वरूप है, ठीक। दूसरा क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट में, जो यहाँ पे जो मेजोरिटी वाले होते हैं ना, मेजोरिटी वाले, उन्हीं की गवर्नमेंट होती है। मेजोरिटी वाले जो, भाई जिस पार्टी का मेजोरिटी है उसका गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। जो हमारा
जो लेजिस्लेटर होता है ना, मतलब जो गवर्नमेंट होता है वो लोकसभा या पार्लियामेंट में इसके लिए प्रति उत्तरदायी होता है जो, ठीक है भाई। जब तक उसको वहां पे बहुमत रहा है तब तक वो वहां पे गवर्नमेंट में रहेगा, नहीं तो हटा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जो लेजिस्लेटर है, जो लेजिस्लेटिव है, वो एग्जीक्यूशन में भी आ सकते हैं। जैसे देखते हो ना आप कि बहुत सारा मतलब मंत्री जो होते हैं वो पार्लियामेंट का ही तो पार्ट होता है ना। तो जो लेजिस्लेटर है, जो विधायक है, वो एग्जीक्यूशन में भी काम करता है, उसका काम कार्यपालिका वाला भी होता है, ठीक है। जो ये सब है हमारे गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू आता है। तो उसकी विधायक मेन ये है। इसको और डिटेल में हम जब आगे जब पढ़ेंगे, पूरा पॉलिटिक्स देखेंगे, तो उसमें डी फैक्टो और डी ज़ीरो समझ गए जो भाई एक नाम मात्र का हो गया, और ये हो गया क्या, जो वास्तविक कार्य करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी का गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो भाई जिसको 272 प्लस होगा इंडिया में, उसी का सरकार बनेगी, ठीक है। लोकसभा जो होता है वो जो हमारा सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसको वहाँ पे मेजोरिटी साबित करना होता है। जब मेजोरिटी खत्म हो जाएगी तो सरकार का हटना पड़ेगा। अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नाम सुने होंगे ना, जब भाई सरकार के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया, इसका मतलब क्या होगा, भाई सरकार की बहुमत कम हो गई है, मतलब 272 से नीचे आ गया है, ठीक है। लोक जो विधायिका होता है वो कार्यपालिका के पार्ट होता है, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटर इज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटर या इम्प्लीमेंटर, एग्जीक्यूटर का भी पार्ट होता है। दिस इज द फिफ्थ फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिक्स में देखोगे तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस है। क्या बैलेंस है? पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, ठीक है, और जुडिशियल सुपरमेसी। मतलब जुडिशियल सुपरमेसी, अब हम आपको बता रहे थे, ये हमारी जो मतलब जुडिशियल सुपरमेसी, ये हम आपको ये बता रहे हैं जो भाई हमारे संविधान के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट की संप्रभुता, सॉवरेंटी, पार्लियामेंट की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, उस दोनों के बीच वाले फॉर्म को हम लेके चल रहे हैं। देखो ब्रिटेन में क्या है, संसद की संप्रभुता है, मतलब क्या, वहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है। इट मीन्स तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता। नॉट इवन जुडिशरी, द जुडिशरी हैव नॉट पावर टू कैंसल द व्हाट व्हाट एक्शन टेकन बाय पार्लियामेंट। So this is the British system. Parliamentary sovereignty is a British system. But when we came to the जुडिशियल सुपरमेसी, जब जुडिशियल सुपरमेसी के में आते हैं तो ये है अमेरिकन सिस्टम। मतलब ये है यहाँ पे कि यूएसए के अंदर ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वहाँ का जो ट्रम्प अलग हो गया, कांग्रेस अलग हो गया, और जो जुडिशरी है, तीनों अलग हो गया, तीनों एक तीसरे से अलग अलग है, ठीक है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। तो वहां पे जो जुडिशरी है वो का मतलब टॉप पे है, जुडिशरी टॉप पे है। इन द सेंस ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये इससे जुडिशरी है, इससे आ गया, ट्रम्प से आ गया, ये कांग्रेस से आ गया, नहीं है। जुडिशरी का भाई अपना क्षेत्र है, वो उसमें आ गया। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है जुडिशरी का, ये देखोगे तो जुडिशरी के अंदर एक बैलेंस बना हुआ है। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के बीच में बैलेंस बना हुआ है। कैसे कि अपना जो लेजिस्लेटर है वो जुडिशरी के लिए कानून बना सकता है, जो भाई कानून बना सकता है, यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक। तो बना सकता है। अब मान लो यदि यदि ये कानून बनाया है तो जुडिशरी इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूटर कोई गलत किया है तो उसको जुडिशरी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब जुडिशरी को हटाने की बात आते हैं तो वो पार्लियामेंट के थ्रू हट सकता है। तो दिस इज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पूरी सेपरेशन ऑफ पावर है, समझ गए। तो ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट का भी सुपरमेसी नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे भाई, जी पार्लियामेंट कोई कुछ बनाएगा यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, या जो आप हम पढ़ते हैं संविधान में मूल विशेष अपना, हम आप संविधान में पढ़ते हैं ना, जो मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है केशवानंद भारती के बाद जो आया था, जो भाई इसके अगेंस्ट हो जाएगा
तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस के मतलब तो उसे जुडिशरी ख़त्म कर देता है। जैसे कि ये पुट्टू स्वामी केस हुआ था जिसमें जिसमें उसको प्राइवेसी को राइट्स फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। मतलब ये चीज़ है। तो मतलब इंडिया के अंदर ना तो लेजिस्लेटिव ना तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या पार्लियामेंट्री उसकी बात की जाती है ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात कहते हैं। भारत इन दोनों के बीच में काम करता है। सो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, समझ गए। यदि नेक्स्ट में जाओगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है तो भाई इंडिया के अंदर एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, समझ गए। ये ऊपर से लेके नीचे तक है। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि देखोगे तो एक फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स है। फंडामेंटल राइट्स का फीचर है जिसमें कि दे रखा गया है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच से राइट टू इक्वलिटी से लेके आर्टिकल्स आर्टिकल 14 से लेके और यहाँ पे 32 तक ये सारा आर्टिकल दे रखा गया है जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए है। सभी स्टेट के पास में ये राइट नहीं है कि ये जितने भी है 14 से लेकर 32 तक का जो पार्ट है उसको कभी भी कैंसिल कर दे, ख़त्म कर दे। इवन इमरजेंसी में भी कुछ प्रोविज़न ऐसे है जैसे कि 20 है 21 है उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। मतलब ये जनता का मतलब लोगों का, पब्लिक का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि करेगा तो हम जुडिशरी के पास में जाते हैं, फिर जुडिशरी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए? सोसाइटी के लिए है भाई। अब सोसाइटी को यदि स्टेट सप्रेस करेगा तब हम कहाँ जा सकते हैं? या तो जुडिशरी के पास जा सकते हैं। या सप्रेस कब कर सकता है स्टेट? जब सोसाइटी को जब सोसाइटी के पास राइट नहीं होगा। राइट कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। जब सोसाइटी को राइट नहीं होगा तब ना भाई। मान लो एक स्टेट सप्रेस करेगा तो हम स्टेट को भाई कहाँ क्यों कर रहे हो? तो स्टेट बोलेगा जो भाई आपके पास ये राइट है ही नहीं। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि जो भाई हमारे पास फला मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक में हमारे पास ये राइट्स है तो तुम सप्रेस कैसे कर सकते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पब्लिक को दिया गया है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द ऑल पीपल, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है। यदि देखोगे तो और दूसरा फीचर से देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो एक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है जैसे कि 9th यदि देखोगे तो एक स्टेट का या 8th नंबर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब एक फीचर है। अब देखो डीपीएसपी क्या होता है कि ये जो है ये लीगली बॉन्ड नहीं है। ये लीगली बॉन्ड नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बोले कि जो भाई जैसे कि मान लो हम यदि एक वेलफेयर स्टेट चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं जिसमें हर एक जनता का डेवलपमेंट हो। भाई उसकी जो डेवलपमेंट इन द सेंस उसका एजुकेशन का, उसका हेल्थ का, उसका वाटर का, उसका बिजली का, उसका पावर का, मतलब एक अच्छा ज़िंदगी, उसका एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उसका हो। तो इस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टेट का है। लेकिन यदि हम ये मैंडेटरी कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल देंगे, तो वो तो फिर जनता का राइट हो जाएगा। तो फिर जनता क्या कहाँ जाएगा? जुडिशरी के पास जाएगा। मान लें कि उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो उसी टाइम इसको ऐड कर देते थे कि भाई जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको जनता को 500 यूनिट बिजली देना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता तो यदि स्टेट नहीं करता तो हम जाते फिर जुडिशरी के पास, भाई देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हमारा राइट्स है, ये स्टेट पूरा नहीं कर रहा है। तो इस चीज को नहीं डाला गया। सीधा बोला गया कि जो स्टेट होगा उसके पास ये एक मोरल ऑब्लिगेशन होगा कि भाई तुम इस चीज को पूरा करे। जो टीपीएसपी में डाला गया 36 से आर्टिकल 36 टू आई थिंक 51, आर्टिकल 36 टू 36 से लेके 51 तक का ये आर्टिकल दे रखा गया है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब हम इसे पूरा नहीं करवा सकते जाके कोर्ट के थ्रू। ये चीज है कि भाई स्टेट इस आर्टिकल्स के अंदर जो प्रोविजन दे रखा गया है उस चीज को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। मतलब उस चीज को उस बस उस आर्टिकल में जो बात कहा गया है उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने प्रयास पूरा करेगा। जैसे कि देखो मान लो कि आर्टिकल्स 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, ठीक। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इंडिया में है नहीं, नहीं है ना। लेकिन आर्टिकल 44 में तो है। तो मतलब ये माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को डाला गया कि जो भाई स्टेट जब समय आए तो इस चीज को लागू करे। आप बोलोगे फिर उस टाइम क्यों नहीं किया गया?
तो भाई हमारे संविधान का हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारे देश की स्थिति उस तरह की नहीं थी कि जो सारे ये 36 से लेके 51 तक का जो आर्टिकल्स है उसको हम फुली तरीके से रेगुलराइज कर दे उसी टाइम से, उसको एक राइट्स बना दे, नहीं हो सकता है क्योंकि बोले ना कि हमारे आर्टिकल में यदि 44 को हम यदि ये डीपीएसपी से हटा के दूसरे आर्टिकल्स में डाल देते, मान लो फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं लोगों का, तो फिर हम कोर्ट में जाता, कोर्ट में केस होता, ठीक ठीक, कोर्ट में केस होता जाता, तो फिर बोलोगे अभी नहीं केस हो रहा है, अभी भी तो केस हो रहा है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का केस और दूसरा ये डीपीएसपी, इसका केस, दोनों का केस का वेटेज अलग होता है ना। आपका 44 यदि स्टेट अभी लागू नहीं कर रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं है ना, ठीक। तो दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ एट्थ फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी को डाला गया था एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। यदि टेंथ फीचर देखोगे, नाइन्थ फीचर देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नाइन्थ फीचर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा गया है एक फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है। मतलब ये कह रहा है कि जो भाई जो जनता है वो केवल स्टेट से अधिकार, केवल राइट्स ही ना मांगे, कुछ उनका ड्यूटी भी होगा स्टेट्स के लिए, इस राज्य के लिए उसका कुछ ड्यूटी भी होगा, उस बात को इसमें ऐड किया गया है। हम यदि देखोगे मौलिक कर्तव्य को, तो ये एक रशियन मॉडल है, रशिया से लिया गया, ये 1976 में ऐड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशंस पे 1242 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जोड़ा गया था, समझ गए। और 2002 में एक और जोड़ा गया इस पर, एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें एक और प्रोविजन को जोड़ा गया, ठीक है। पहले 2000 ये 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसमें जोड़ा गया, 2002 में एक और चीज जोड़ा गया। ये वो इसमें ये क्या है फंडामेंटल ड्यूटी में, भाई ये स्टेट ये मतलब एक्सपेक्ट रखता है जनता की तरफ से, जो जनता कुछ ड्यूटी को स्टेट के लिए निभाए। राइट्स तो आप मांगते ही है, जो भाई मेरा राइट टू इक्वलिटी का राइट है, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, ये सब आप मांगते ही हैं, लेकिन स्टेट के प्रति आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, हाँ? तो जैसे कि देश की जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, देश का जो आपका झंडा है उसको मतलब इज्जत करना, उसके डिग्निटी को बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद जो जैसे कि अलग अलग प्रोविजन, जब हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, जैसे कि भाई देश का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको रखना, उसके बाद देश का जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो आइडिया है, उनकी जो एक देन है, उस चीज़ को इज्जत करना, उसके डिग्निटी को बनाए रखना, तो ये सब चीज़ बनाया रखता है, फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो इसी को 1976 में जोड़ा गया, 2002 में फिर एक जोड़ा गया, तो ये हमारे देश का हमारे संविधान का एक विशेषता है, ठीक है। हमारे संविधान के यदि साइलेंट फीचर देखोगे तो नेक्स्ट जो आता है टेंथ आता है। टेंथ में क्या है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकुलर स्टेट की बात की करता है, जो सेकुलर स्टेट की बात करता है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये सेकुलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में डाला गया, ठीक। 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डाला गया, धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। लेकिन यदि आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इनबिल्ट था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम से सेकुलर स्टेट की बात की गई थी, इनबिल्ट था, लेकिन सेकुलर वर्ड नहीं था, इनबिल्ट था। अब इसको आप पॉलिटिक्स में जब पढ़ोगे अपना बढ़िया से देखोगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ये सब चीज़ किया जाता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने टाइम में करता है, जो सेकुलर वर्ड को इसमें जोड़े। लेकिन आप देखोगे तो सेकुलर वर्ड या सेकुलर जो जो सेकुलर का मतलब होता है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था। जैसे कि मान लो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या, हर एक पॉइंट, हर एक एंगल पे इक्वलिटी, मतलब किसी भी धर्म को हम स्टेट उसको बढ़ाएगा नहीं या किसी भी धर्म को नीचे नहीं करेगा, तो ये सेकुलर सेकुलर का मतलब यही होता है। आर्टिकल 15 मतलब क्या, उसमें तो डायरेक्ट कहता है कि जब धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये जेंडर, इस सब के नाम पे हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, उसको हम विभेद विभेद नहीं करेंगे। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, 14, 15 ये सब इनबिल्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर सेकुलर वर्ड इसमें जोड़ने की क्या जरूरत थी। तो ये एक टॉपिक अलग होता है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं, 14, 15 में है। फिर आप 16 में देखो, जैसे कि आर्टिकल 16 है, 16 में भी तो वही कह रहा है कि भाई जो जो नौकरी करने जाएगा उसमें हम सबको फेयर चांस देंगे,
किसी भी रिलीजन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी रिलीजन को नीचे नहीं करेंगे। तो ये भी तो सेकुलर चीज को बढ़ाता है, सेकुलर बात को प्रोटेक्ट करता है। तो 14 से 15 16 हो गया। फिर नीचे जब आपके आओगे तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ठीक है। आर्टिकल 29 में जिसमें सबको बोलता है कल्चरल, जिसमें है कल्चरल लैंग्वेज, ये सबको प्रोटेक्ट करना। तो 25 से 28 क्या ये सेकुलर को नहीं प्रोटेक्ट करता है? हाँ? तो फिर प्रस्तावना जो आपका प्रेम्बल है उसमें ये बात डालने की क्या जरूरत थी? भाई अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, पॉलिटिकल बात होता है, सबका अपना अपना होता है। तो मतलब कुछ ये क्रिटिक्स है जो वो इस बात को मानते हैं, लेकिन ये जोड़ा गया था। तो ये हमारे संविधान का एक 10th फीचर्स है। यदि आगे हम यदि आप आओगे नेक्स्ट फीचर्स पे यदि हम आते हैं, तो हमारे संविधान में जो नेक्स्ट फीचर है, एक देखो भाई कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात की जाती है, ठीक है। वोटिंग राइट्स 11 का। तो यूनिवर्सल मतलब क्या? भाई वोट देने में किसी भी तरीके का वोटिंग की बात की जाती है, की जाती है। चलो हटाओ, सार्व जिसको क्या बोलते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब भाई यहाँ पे ये चीज है कि भाई किसी में कंडीशन नहीं लगा हुआ है। मेन ये है कि भाई पहले था 21 साल था, उसको फिर 18 साल कर दिया, बोला कि भाई 21 साल जिसका हो गया, अब किस धर्म, किस जात, किस कास्ट से हो उसका मतलब नहीं है, तुम वोट दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 18 कर दिया गया। ये 1989 में एक 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया ये वोटिंग राइट्स को, ठीक है। ये हमारे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मतलब किसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं करते। यदि आप देखोगे यूरोपियन का या वेस्ट का यदि देखोगे, तो अमेरिकन के अंदर ब्लैक को बहुत टाइम के बाद उसको वोटिंग राइट मिला। ब्रिटेन में आप देखोगे तो महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स है बहुत बाद में जाके मिला। ब्रिटेन कहता है ना तो भाई हम बहुत लिबरल हैं, बहुत पहले आज़ाद हो गए, मतलब बहुत पहले हम जो आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हो उस चीज़ को हम बहुत पहले लेके आए हैं। तो ये सब चीज़ जो भी है कहने के लिए है, लेकिन ब्रिटेन को आप देखोगे तो महिलाओं का वोटिंग राइट्स बहुत बाद में दिया है। अमेरिकन जो ब्लैक को बहुत वोटिंग राइट्स बहुत बाद में दिया है, वो सब अमेरिकन और वेस्ट का हिपोक्रेसी होता है। लेकिन हमारे संविधान का ये एक फीचर है, जो पहले 21 साल था तो सबके लिए था, फिर 18 साल है तो वो सबके लिए है, ठीक समझिए। तो हमारे संविधान के अंदर यदि आप फीचर्स देखोगे तो एक नेक्स्ट फीचर में यदि आप आओगे तो एक सिंगल सिटीजनशिप की बात करती है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करती है। ये नहीं है हमारे संविधान के अंदर, कि हमारे संविधान में ये नहीं है कि जो भाई तुम यूपी का भी सिटीजन हो और इंडियन का सिटीजन हो, ये नहीं है। मतलब एक यूनिटी को बनाए रखने के लिए बोला कि आप इंडियन सिटीजनशिप हैं, सिटीजन हैं, और आपको मतलब ये किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र के सिटीजन, जैसे कि यूएस के अंदर, यूएस में जैसे मान लो कि आप कैलिफोर्निया के सिटीजन है, कैलिफोर्निया के सिटीजन है, या फिर उसके बाद यूएसए के सिटीजन है, ठीक है। तो एक वहाँ पे एक क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म के तरह का एक माइंडसेट होता है, लेकिन भारत के अंदर ये नहीं है। भाई आप इंडियन सिटीजनशिप हो, आप इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारा कंडीशंस भी है, जैसे कि आप इंडियन सिटीजनशिप हो, सिटीजन हो, तो जैसे कि आप ट्राइबल एरिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है आपको। आप यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते हो तो उसमें इनर लैंड परमिट आईएलपी की जरूरत पड़ती है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन पूरे यदि जनरली आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आप एक सिटीजन हो तो आप केरला में भी जाके वहाँ पे रह सकते हो, कश्मीर में भी जाके रह सकते हो। फिर देखोगे भाई थोड़ा सा एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कश्मीर में लैंड के लिए कुछ एक्सेप्शन है, नॉर्थ ईस्ट में लैंड को बाई करने के लिए कुछ एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, जो भाई वहाँ के जो लोकल है उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप हिमाचल में यदि जाओगे तो हिमाचल के अंदर लैंड आप खरीदने में दिक्कत होती है, क्योंकि भाई वहाँ के जो लोकल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जिस स्टेट के अंदर लैंड कम है उस स्टेट के लोग वहां जाके बस जाएंगे, तो वहाँ के लोकल का दिक्कत होगा। तो फिर राइट टू इक्वलिटी तो नहीं हुआ ना उसकी, उसके राइट्स को या उसकी जो जो उसका जो वहाँ का इंडिजीनियस राइट्स है उसको फिर स्टेट भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें कुछ कंडीशन लगता है, बट बाय एंड लार्ज क्या होता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हो। तो दिस इज सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है।
उसके बाद यदि देखो कि हमारे संविधान में बहुत सारा हम ये प्रोविज़न पे बात किए हैं, हमारे संविधान की क्या-क्या विशेषता है। और नेक्स्ट में देखोगे तो हमारे संविधान में एक विशेषता ये है कि जो भाई इमरजेंसी का प्रोविज़न है, हमारे संविधान में एक इमरजेंसी का प्रोविज़न भी है। इमरजेंसी का प्रोविज़न ये है कि भाई देश में यदि आप बदमाशी करोगे तो इमरजेंसी भी लेके आएगी। बस बदमाशी इन द सेंस ये कहने को हुआ कि इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, दूसरा होता है स्टेट का मशीनरी फेल कर जाता है तब इमरजेंसी होता है जिसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तीसरा होता है जो होता है राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी हो गया। नेशनल इमरजेंसी जब आता है वो जब जो आपका एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है तब जाके होगा। पहले था एक जब 75 में लगा था तो उसमें इमरजेंसी के कहा गया था जब भाई कॉन्स्पिरेसी को उसको हटा दिया। कॉन्स्पिरेसी यदि कर रहा है स्टेट के अगेंस्ट तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करके हटा दिया गया। उसमें जोड़ा गया कि भाई इस चीज़ को हटाओ और उसमें केवल आर्म रेबेलियन। तो हम जब आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी को डिटेल्स में तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। राज्य का आपातकाल ये क्या हो गया, राज्य यदि कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि हम फेडरल पढ़े थे ना, फेडरल तो भाई फेडरल में क्या है, स्टेट को भी अपना पावर है, सेंट्रल को है ही। लेकिन यदि स्टेट को जो पावर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है ना। तो यदि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है तो भाई जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल को कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं, भाई आप इमरजेंसी लगाइए यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि फाइनेंशियल में देश का यदि वित्तीय हालात खत्म हो गया है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में आता है। तो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए। तो ये हमारा ओवरऑल था हमारे संविधान की एक विशेषता है। फिर उसके बाद एक डिसेंट हमारे संविधान में यदि देखोगे तो एक डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की बात की जाती है। डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी मतलब कि जो भाई डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी मतलब नीचे तक बात की जाती है, जो भाई ग्राम और तालुका लेवल पे भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। उसके लिए क्या किया, तो ग्राम पंचायत और दूसरा क्या हो गया, जिला मतलब नगर पालिका, इसकी संकल्पना की गई और इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो मतलब हम डेमोक्रेसी को नीचे तक लेके आते हैं। तो ये हमारे संविधान का फीचर्स हैं। तो आप देख लिए होंगे, हम हमारे संविधान के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसमें हम जो मोटा मोटा था इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। सो आप को ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। फिर नेक्स्ट में हम लोग कोई और दूसरा टॉपिक लेके देखेंगे। पॉलिटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। थैंक यू।